बुद्धं शरणं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम राम लखन है और मैं भारत का एक आम नागरिक हूँ। मैं आज आपके सामने एक नागरिक होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते हमारा जो विषय है वो ये है, वर्तमान समय में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इसकी जो उपलब्धता है हर एक आम नागरिक के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि अभी पिछले 2 वर्षों में हम लोगों ने देखा है किस तरीके से जो है कोविड काल में हमारे बहुत सारे नागरिकों की मृत्यु हो गई, बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाई, सरकारें विवश होती नजर आईं, लॉकडाउन में करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए, बहुत सारे भाइयों ने शहरों से पलायन किया गांवों की तरफ, बहुत सारी समस्याएं हुई, बहुत सारी चीज़ें, पूरी आर्थिक व्यवस्था हिल गई, तहस नहस हो गई। इन सब चीज़ों को देखते हुए एक आम नागरिक की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, इस पर मैं अपने सभी देशवासियों से बात करना चाहता हूं और उनसे मैं चाहता हूं कि एक विमर्श शुरू हो। एक आम नागरिक होने के नाते देश के हर एक भारतीय की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सभी को नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या करें, हम किस तरीके से नए नए आविष्कार करें, नई नई तकनीक विकसित करें, नए नए तरीके से हम रोजगार को विकसित करें, पैदा करें, नौकरियां जनरेट करें, विकसित करें, पैदा करें और सभी को शिक्षा सुनिश्चित हो, उच्च शिक्षा मिले, क्वालिटी की शिक्षा मिले और साथ ही साथ सभी को, जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं, जो भी हमारी युवा पीढ़ी है आ रही है, क्योंकि हमारा देश युवाओं का देश है और आने वाले समय में ये हमारे युवा ही इस देश की आर्थिक ताकत होंगे, संसाधन होंगे और एक सतत विकास के नाते, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत हम ये चाहते हैं कि हर एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझे और सरकारें भी जवाबदेह बने। सरकारें तभी जवाबदेह बनेंगी जब भारत का हर एक नागरिक अपने नागरिक अधिकारों को जानेगा, समझेगा। जैसा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हर एक नागरिक को विपरीत समय में भी, हर समय, पहली बात तो यह है, अनुच्छेद जो 21 है वो हर एक नागरिक को जीवित रहने का अधिकार देता है और उस अनुच्छेद के तहत ये कहा गया है कि अगर कभी ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है तो सरकार कल्याणकारी राज्य होने के नाते उसके जीवन की रक्षा सुनिश्चित करेगी। ये सरकारों का उत्तरदायित्व बताया गया है। साथ ही जब संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान की बहस हो रही थी और संविधान जब एक्सेप्ट कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, तो उस समय बाबा साहब की एक स्पीच बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसे द्वंद्व भरे, ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग समय में प्रवेश कर रहे हैं जब हमारे राजनीतिक क्षेत्र में तो समानता होगी लेकिन आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में असमानता होगी। और जैसे जैसे हम राजनीतिक जो समानता है वो समाज में लागू करते जाएंगे, जैसे जैसे लोग राजनीतिक रूप से समझदार हो जाएंगे, समझेंगे, लोकतंत्र की ताकत को समझेंगे, नागरिक अधिकारों को जानेंगे, एक वोट और एक व्यक्ति की जो ताकत है, 1 वोट 1 वैल्यू और 1 वैल्यू 1 वोट, जो हर एक नागरिक को जो एक वोट का जो अधिकार दिया गया है, उसके तहत जो सामाजिक एकता, आर्थिक एकता सुनिश्चित हो, ये बाबा साहब चाहते थे कि जो समाज में आर्थिक जो असमानता है उसको धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम इस आर्थिक असमानता को खत्म करें। और इसीलिए उन्होंने कल्याणकारी राज्य की जो भूमिका है, जो संविधान में न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता, जो 4 मूल्य हैं, न्याय, जस्टिस, समता, इक्वलिटी, स्वतंत्रता, लिबर्टी और बंधुता, फ्रेटर्निटी की जो बात कही गई है वो हर एक नागरिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ
आज के समय में जब कोविड काल ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, हमारे सामाजिक संबंधों को हिला करके रख दिया है, ऐसे समय में मैं राम लखन एक आम नागरिक होने के नाते मैं अपने सभी देशवासियों से, नागरिकों से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा संविधान है, जो हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उनका सम्मान करते हुए अपने अधिकारों को जानिए, अपने कर्तव्यों को भी जानिए, और जो अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं, वो हमें लोकतंत्र ने दिया है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए हम अपने देश को कैसे विकासशील से विकसित बनाएं, किस तरीके से इस देश की अर्थव्यवस्था को इस तरीके से आगे लेके जाएं ताकि जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारे आने वाले युवा हैं, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, जो हमारे आने वाले इस देश के नागरिक हों, तो वो ये हमसे सवाल ना करें कि आप क्या कर रहे थे। मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक 60 साल का बुजुर्ग वो एक आम का पेड़ लगा रहा था, तो एक राजा ने उससे पूछा कि आप इतनी उम्र में आम का पेड़ क्यों लगा रहे हो, अब आपको तो आम खाने को मिलेंगे नहीं। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा, जब हमने आम खाए थे तो वो भी पेड़ तो हमने नहीं लगाए थे, किसी ने लगाया होगा, और अब जब मैं नहीं रहूँगा तो आज मैं ये पेड़ लगा रहा हूँ, तो जो आने वाले बच्चे होंगे, जो आने वाली जनरेशन होगी, वो ज़रूर इस पेड़ के जो फल होंगे वो खाएंगे। तो हमें ये समझना होगा, और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं वो धैर्य रखें, धैर्य के साथ, विवेक के साथ अपनी स्किल्स को डेवलप करें, विकसित करें, और सकारात्मक संदेश देते हुए देश की सरकारों को कोऑपरेट करें, समझें। सरकारें भी विवश हैं और समय समय के साथ जो है सुधार होता रहेगा। जब विपरीत हर 100 साल बाद कहते हैं एक महामारी आती है, तो इस समय भी हमारे देश में जो महामारी आई है कोविड काल में, पिछले 2 सालों में पूरी व्यवस्था तहस नहस हो गई है। तो इसको रिकवर करने में, इसको सुधारने में समय लगेगा। लेकिन साथ ही साथ जो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, और एक महत्वपूर्ण बात, जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे अब्राहम लिंकन साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि उन्होंने कहा था कि जो लोकतंत्र है वो जनता के लिए और जनता का शासन है। ये नागरिक अधिकार हैं, आप समझिए इस बात को। और नागरिक अधिकारों के साथ साथ जैसा कि बाबा साहब भी कोट करते हैं, उन्होंने कहा था कि जब जो सामाजिक अधिकार हैं और जो राजनीतिक अधिकार हैं, हमारे जो राजनीतिक अधिकार हैं तब तक शून्य हो जाते हैं जब तक कि हम उन्हें सामाजिक अधिकारों के रूप में प्राप्त नहीं कर लेते हैं, यानी सामाजिक समानता प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो इसलिए जो हमें राजनीतिक जो समानता दी गई है वो समानता तब कारगर होगी जब हम सामाजिक समानता और आर्थिक समानता प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हमारे पास राजनीतिक समानता तो है, पॉलिटिकल इक्वलिटी तो है, एक अमीर का वोट एक गरीब का वोट बराबर है, लेकिन क्या स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जो एक अमीर के बच्चे को मिलता है क्या एक गरीब के बच्चे को मिलता है? नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमें इस बात को समझना होगा कि जो है ये जो सर्व समाज है, जो सभी इस देश के जो सभी नागरिक हैं, उन सभी नागरिकों को जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार कैसे मिले, कैसे सुनिश्चित हो, इस पर हम गहराई से चिंतन करें, मनन करें और विचार करें। एक और महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि जब इधर के जो है 1950 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो 1947 में ही हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन मैं आज़ाद वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि 26 जनवरी 1950 को वास्तविक रूप में हम आज़ाद हुए थे, क्योंकि हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन और स्वीकृत कर दिया गया था। संविधान उसी दिन लागू हो गया था, स्वीकृत तो 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, लेकिन अंगीकार कर लिया गया था और उसे लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और उस संविधान के लागू होते ही जो इससे पहले के जितने भी नियम कानून थे उन सबको समाप्त कर दिया गया था, और एक लोग जो एक संविधान लिखा गया था, जो हाथ से लिखा गया संविधान था, 2 साल 11 माह 18 दिनों में तैयार किया था। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो प्रस्ताव जो उसको ड्राफ्ट कर रही थी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, जो अध्यक्ष थे, वो संविधान निर्माता बोधिसत्व और बहुत बड़े विद्वान जिन्हें दुनिया के कई सारे देशों के संविधान की जानकारी थी, ऐसे ग्रेट स्कॉलर जिनके पास बहुत सारी डिग्रियां थी, वो थे डॉक्टर बाबा साहब
भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने सबको समान अधिकार दिए और नागरिक अधिकार दिए। बाबा साहब ये भी चाहते थे कि इस देश के जो नागरिक हैं उन सबको समान आचार संहिता, जो कॉमन सिविल कोड है, वो भी डेवलप की जाए। साथ ही साथ बाबा साहब का जो बहुत बड़ा विचार था वो आरबीआई का, जो द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, जो रुपए की समस्या पे उन्होंने एक शोध पत्र लिखा और उसी के आधार पे जो है उन्होंने जो थीसिस लिखा था, जो पीएचडी की थी, उसी के आधार पे जो है आगे चल करके हमारे देश में आरबीआई का गठन किया गया था, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का। और भारतीय रिजर्व बैंक का जो कॉन्सेप्ट है, जो गठन हुआ था, इसके पीछे भी बहुत बड़ा योगदान बाबा साहब के विचारों का ही है, क्योंकि बाबा साहब ने जो आरबीआई का गठन किया था वो बैंकों का बैंक है। जब कोई बैंक डूबता है तो आरबीआई उसको संरक्षण देता है, उसको बचाने का काम करता है। इसी तरीके से हमारा देश आज, हमारे जो युवा हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो नहीं भी पढ़े हैं वो सभी त्रस्त हैं, सभी चिंतित हैं, तनावग्रस्त हैं, परेशान हैं कि उनकी नौकरी चली गई है, उनके पास कमाई का कोई स्रोत नहीं बचा है और डिप्रेशन में चले गए हैं लोग। ऐसे समय में हम सबको, सभी जो हमारे संपन्न लोग हैं, उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि अपने देश के विषय में सोचिए एक नागरिक होने के नाते। साथ ही साथ जो हमारे युवा हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो हमारे जो भी जितने लोग हैं, हमारे जो भी नागरिक हैं, वो सभी सकारात्मकता रखते हुए, सकारात्मक भाव से इस देश को आगे बढ़ाने में क्या योगदान कर सकते हैं, इस पर हम सबको सोचना होगा। हम नागरिक अधिकारों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम नागरिक अधिकार, हम एक जो सिटीजन है, एक सिटीजन होने के नाते इस देश के प्रति हमारी क्या भावना होनी चाहिए। क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं, इस समय ओलंपिक का खेल चल रहा है और जब हमारे देश में अभी गोल्ड मेडल जीता गया तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। ये है हमारे नागरिकता की भावना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब हमारे देश का झंडा, तिरंगा फहराया जाता है तो सीना चौड़ा हो जाता है गर्व से। इसी तरीके से हम सभी नागरिकों की ये जिम्मेदारी है कि अपने देश को हम किस तरीके से आगे लेके चलें। और साथ ही साथ मैं ये चाहता हूँ कि इस देश में जो हमारा संविधान का आर्टिकल 14 है, जो इक्वलिटी की बात करता है, जाति, धर्म, संप्रदाय, वंश, इन सब से हमें बाहर आना पड़ेगा। हमें एक नागरिक के रूप में सोचना पड़ेगा। नागरिक को किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको समान अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा। उसको भी जीने का अधिकार है, उसको भी पढ़ने का अधिकार है, उसको भी शिक्षा, स्वास्थ्य और उसे भी बेहतर इलाज मिले, ये सुनिश्चित होना चाहिए। दूसरी बात, जो इस समय कैपिटलिस्ट हो रही है इकोनॉमी, इस पे भी मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा कि जो आजकल जो हमारे नागरिक हैं, इनके जो कर्तव्य होने चाहिए, कहीं ना कहीं आप अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे थे, जिस वजह से सरकारें जो है इसको जो है कैपिटलिस्ट की तरफ ले जाना चाहती हैं। इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि ये जो हमारी इकॉनमी है, ये जो हमारे देश की इकॉनमी है, वो जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, वही ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हमारा जो देश है अभी भी आर्थिक रूप से असमानता बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो है हर आदमी को, हर नागरिक को जो है बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिले, इसके लिए सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर समझ लीजिए हमारी इकॉनमी पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट कर दी जाएगी तो सबसे ज़्यादा जो हनन होगा वो नागरिक अधिकारों का होगा। एक छोटा सा एग्जांपल कि जब हमारे बच्चे, जो हमारे देश के जो बहुत सारे जो करोड़ों बच्चे हैं, वो आज भी सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे थे। और प्राइमरी स्कूल कौन है? गवर्नमेंट के द्वारा संचालित हो रहे थे। और उसी गवर्नमेंट स्कूलों में करोड़ों टीचर जो है एक शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें रोजगार मिला हुआ था। और इसलिए ये इस बात को समझते हुए बहुत सारे लोग सक्षम नहीं हैं, बहुत सारे लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। इसलिए शिक्षा का जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, सरकारी स्कूलों की अत्यंत आवश्यकता है। और एक महत्वपूर्ण बात, आजकल अभी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, जैसा कि दिल्ली में भी घटना हुई, अन्य जगहों पे भी घटनाएं हो रही थी, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं दोषी हम ही हैं।
क्यों? क्योंकि जब हमारे बच्चे को कुछ दर्द होता है तो हम तुरंत हॉस्पिटल लेकर के भागते हैं। जब हमारे पड़ोसी के बच्चे को दर्द होता है, बीमार होता है, तो हम मुंह तक उठा के नहीं देखते। तो कहीं ना कहीं ये हमारे नागरिक अधिकारों, नागरिक जो जिम्मेदारियां हैं, हम उनसे भाग रहे हैं। हमें एक नागरिक होने के नाते हर एक अपने जो भी दूसरा नागरिक है उसके जो दर्द है उसे हमें समझना होगा। साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि जो भी देश में जो भी हमारी जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इस बात को समझे और इन खांचों से निकल करके बाहर आए। ये जो खांचे बने हैं समाज में, ये एक नागरिक के होने के नाते, नागरिक को तो सभी समान अधिकार दिए गए हैं। सभी नागरिकों को, कोई चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, जो नागरिक अधिकार दिए गए हैं वो सबको समान दिए गए हैं। नागरिक अधिकारों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया गया। जो हमारे संविधान की जो संवैधानिक मूल्य हैं वो बहुत ही उच्च स्तर के हैं और जो हमारा संविधान है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक है, जो तमाम सारे विद्वानों के विचारों के बाद जो संविधान बन के तैयार हुआ था। और जैसे जैसे संविधान सही रूप में लागू होगा वैसे वैसे नागरिक अधिकार और बढ़ेंगे और नागरिकों को जो है बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और सभी को रोजगार मिलता जाएगा। और नागरिक अधिकार और ये जो संविधान की जो भी चीज़ें हैं, संवैधानिक जो मूल्य हैं, इस जो संवैधानिक अधिकार हैं, ये सभी नागरिकों को समझने होंगे। एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश में धार्मिक पुस्तकें तो घरों घरों में मिल जाती हैं, लेकिन जो संविधान की जो पुस्तक है वो शायद विरले लोगों के ही घरों में मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को संवैधानिक मूल्यों का ज्ञान ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि संविधान में उनके क्या अधिकार हैं। वो अगर उनके अधिकारों का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और ये इतना बड़ा अधिकार दिया गया कि आपको अगर जीवित रहने का अधिकार है, अगर आपके उस अधिकार का हनन किया जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रख सकते हो और आपके उस अधिकार का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट करेगा। इतना बड़ा नागरिक अधिकार दिया गया है, आपके बोलने का अधिकार दिया गया है, आपको समान व्यवहार, आपके साथ समान व्यवहार किया जाए, ये अधिकार आपको संविधान के माध्यम से दिया गया है। इसलिए हमारे देश के सभी नागरिकों, सभी भाइयों बहनों, प्रिय साथियों, विद्वान सज्जनों और जो भी नागरिक अधिकारों के प्रति लड़ाई लड़ रहे हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता, उन सभी लोगों से हम ये विनम्र अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि नागरिक अधिकारों के तहत एक आम नागरिक होने के नाते जो विमर्श होना चाहिए उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर विमर्श होना चाहिए, उस पर बातचीत होनी चाहिए। और जैसे जैसे नागरिक अधिकारों पे बात होगी वैसे वैसे सरकारें जिम्मेदार होती चली जाएंगी। क्योंकि सरकारों की जवाबदेही इसीलिए नहीं हो पा रही क्योंकि नागरिक अधिकारों का लोगों को ज्ञान नहीं है। और जैसे जैसे लोगों को नागरिक अधिकारों का ज्ञान होगा, जैसे जैसे लोग अपने इस देश के संविधान को पढ़ेंगे, जैसे जैसे संवैधानिक मूल्य समझेंगे, वैसे वैसे उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा और इस तरीके से फिर हर व्यक्ति को, हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं मिलती चली जाएंगी। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि आज के समय में हर कोई सिर्फ अपने बच्चे को बेहतर बनाना चाहता है, दूसरे बच्चे के विषय में सोचता ही नहीं है। लेकिन हमको ये समझना होगा कि वो एक चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे एक अमीर का बच्चा हो, जब हम स्कूल में वो बच्चा बैठता है और यूनिफॉर्म में आता है वो पहन करके, तो उसकी अमीरी और गरीबी वो सब मिटा दी जाती है। वो उस समय एक स्कूल का विद्यार्थी होता है और उस विद्यार्थी होने के नाते उसे वो जो टीचर भी होता है, जो शिक्षक होता है, वो भी उनमें कभी भेदभाव नहीं करता। वो हमेशा जैसे एक केमिस्ट्री का टीचर है तो अगर किसी बच्चे को पूरी क्लास में अलग अलग धर्मों के, अलग अलग रिलीजन के लोग आए हैं, तब अगर वो जल का फॉर्मूला पढ़ाएगा तो वो H2O ही पढ़ाएगा, वो किसी धर्म के व्यक्ति को अलग अलग फॉर्मूला नहीं पढ़ाएगा। तो समझिए इस चीज़ को, जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, ये कितनी महत्वपूर्ण प्रणाली है कि इसके माध्यम से हम सभी धर्मों के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को एक मंच पे ला करके हम वैज्ञानिक बातों को उनके दिमाग में डाल पा रहे हैं और उनको ये बात समझा पा रहे हैं कि ये जो H2O का फॉर्मूला होता है, वो पानी का जो जल का फॉर्मूला होता है, ये सभी के लिए समान है, पूरी दुनिया में यही पढ़ा जाएगा। कितने महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, जो हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ये किसी से छिपी नहीं है। जो जितना धनवान है वो उतनी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करता है, कोई दो राय नहीं। ठीक है, ये उनका अधिकार भी है, ये अपने जो है अपना मेहनत करते हैं, अपना कमाते हैं और अपनी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उनको लेना भी चाहिए। लेकिन हमें ये सोचना होगा
कि इस देश के नागरिकों का क्या, जो एक सबसे निचले पायदान का जो नागरिक है, जिसकी बहुत निम्नतम आय है, अगर वो बीमार पड़ता है तो क्या उसको कम से कम तो उसको इलाज तो कम से कम मिलना ही चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए। ये कौन करेगा, ये कौन सोचेगा? हमको ही सोचना पड़ेगा कि कम से कम अगर वो बीमार पड़ता है तो उसको मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं तो कम से कम मिलनी ही चाहिए, प्राप्त होनी ही चाहिए। और इसके लिए जब तक हम नहीं जागरूक होंगे, जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक ये संभव नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो रोजगार है, जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ेगी, जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे आर्थिक संपन्नताएं भी आएंगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने लगेंगी। और इसके लिए यही है कि लोगों को रोजगार दिया जाए। और इस समय जो रोजगार जो उत्पन्न करने की जो रोजगार जनरेशन की जो जनरेट करने की जो दर है, जो रेशियो है, वो तो माइनस में है। रोजगार पैदा ही नहीं हो रहा है। अब जब रोजगार हम पैदा ही नहीं करेंगे, हमारी जनरेशन पैदा हो रही है, हर साल करोड़ों बच्चे ऐड हो रहे हैं, और सोचिए अगर हम रोजगार पैदा नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि हमारे सामने लाखों करोड़ों बच्चे तैयार होंगे और हम उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या करेंगे फिर वो? ऐसी सिचुएशन में क्या होगा आप समझ सकते हो। कल्पना करिए कि सामाजिक दबाव कितना होगा, कितने बच्चे सुसाइड करेंगे, कितने घर टूट जाएंगे, कितने बच्चों को घर से बेदखल कर दिया जाएगा, कितनी ज्यादा क्राइम बढ़ेगा, कितना ज्यादा जो है सामाजिक जो है अत्याचार बढ़ेगा, आप समझ भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इन सबको नियंत्रण में करने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए हमको जो है लोगों को रोजगार देना ही होगा, हर हाल में रोजगार देना होगा। वो चाहे हमारा प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो हमारा सार्वजनिक सेक्टर में हो, चाहे वो हमारा सेवा सर्विस सेक्टर में हो, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर फील्ड में हो, तो यानी कृषि क्षेत्र में हो, सभी जगहों पे हमें रोजगार पैदा करना होगा। और साथ ही साथ जो है इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, 3 कृषि कानून जो गवर्नमेंट लेकर के आई है, उस पे जो है जो हमारे जो किसान भाई हैं वो भी एक इस देश के नागरिक हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो नागरिक जागरूक हो रहे हैं और अपने नागरिक अधिकारों के प्रति उन्होंने आंदोलित होकर के अपनी बात सरकार के सामने रख रहे हैं। और वो विचाराधीन मुद्दा है, उस पर सरकार विचार कर रही है, उस पर जो भी उसका रिएक्शन होगा, जो भी एक्शन होगा, वो आने वाले समय में सभी के सामने आएगा। और मैं हिंसा के सख्त खिलाफ हूँ। मैं किसी भी हिंसक आंदोलन का समर्थन नहीं करता हूं। मैं हमेशा अहिंसक तरीके से जो है, क्योंकि हम इस देश के जो है, हम तथागत बुद्ध के देश के अनुयायी लोग हैं। तथागत बुद्ध के को जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति के लिए जाना जाता है, शांति का संदेश बुद्ध ने, प्रज्ञाशील करुणा का संदेश दिया था। हम उन लोगों के, ऐसे महापुरुषों के, ऐसे महान लोगों के जो है अनुयायी हैं। और हम चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि नागरिक अधिकारों को सबसे पहले जो है तथागत बुद्ध के समय में जो उनका जो है, जो उनके फादर थे, उनके जो पिताजी थे, उन्होंने अपने राज्य में लोगों को दिया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो है हमें ये समझना होगा कि हमारा देश नागरिक अधिकारों को आज से 3,000-2,500 साल पहले ही लोगों को दे चुका था, नागरिक अधिकार दे चुका था। समता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात हमारा देश बहुत पहले ही कर रहा था। तो ये हम लोगों को समझना होगा। गच्छा